Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is an paper analysis video for paper 2 for year 2016. So first let me tell you why this video is important for every student who is having target of IIT और आई टी एडवांस बेसिकली। तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, आईआईटी का टारगेट आप कर रहे हैं तो इनिशियली जो जस्ट शुरुआत कर रहे हैं दे शुड हैव आइडिया कि आईआईटी क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उनका लेवल कैसा रहता है, लाइक व्हाट डिफरेंट types of questions are basically asked, so that when you are studying you will have some proper mindset, then you will have complete focus on the questions which is ultimately like connected to IIT. And the students who are in the final stage or who are going to appear for the final exam just now, actually like this year end, for those students, तो ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि देखो किस तरह की चीज़ें क्वेश्चन है, और लाइक जो पेपर पैटर्न है, लाइक एवरी पेपर हैज़, आप लाइक कितनी भी पेपर एनालिसिस देख लो किसी भी पेपर का, तो वहाँ पे हमेशा आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, एंड सम क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। हाँ, जो क्राइटेरिया लाइक वेटेज है, कभी आसान क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मॉडरेट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बेसिस पे जो ओवरऑल पेपर है कभी डिफिकल्ट, कभी मॉडरेट, कभी लाइक मॉडरेट टू इजी, इस तरह का कैटेगराइज किया जा सकता है। सो लाइक ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सो लाइक इन एवरी सिचुएशन यू शुड हैव पेशेंस, एंड योर like student who are basically just at the border, who are struggling to crack IIT, basically their focus must not be on attempting the difficult questions. Their focus should be completely on just identifying the easy questions and selecting and then solving only those questions actually. And you should always keep in mind the pattern, that because IIT always keep on changing the pattern within 2-3 years. Some questions are changed, even like pattern अगर सेम रहता है तब भी जो मार्किंग स्कीम है, कभी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है किसी में, कभी किसी में से हटा दी जाती है या फिर अलग तरीके से हो जाती है. सो दैट्स वाई यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस आल्सो प्रॉपरली. सो let's talk about first the paper pattern of the paper, which was basically conducted in year 2016. Then I will tell you more about it, difficulty levels and the questions. कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि लाइक वही कि 11th से कितना पार्ट आता है, कितना वेटेज रहता है 11th का, 12th का कितना रहता है, तो ये वीडियो बेसिकली आपको वो सब चीज़ों के क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करेगा बेसिकली. सो द पैटर्न ऑफ पेपर 2, बेसिकली पैटर्न ऑफ paper 2. So there are total 18 questions actually in this paper, and out of which 18 questions, first 6 questions it's single correct answer type MCQ, multiple choice questions, and the marking was +3. तो यहाँ पे मतलब लाइक क्वेश्चन एंड ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड मार्किंग इज +3, एंड इफ इट इज करेक्ट 0, नॉट आंसर्ड, एंड -1 if wrong. So there was negative marking. Another, there was basically 8 questions which were one or more than one correct option टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो पैटर्न था बेसिकली थोड़ा सा चीज़ें अलग थी, क्योंकि यहाँ का जो मार्किंग स्कीम थी दैट वाज लाइक डिफरेंट. +4 इफ यू हैव कंप्लीटली मार्क्ड इट करेक्ट, +1 इफ ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर मार्क्ड. मान के चलो जैसे एग्जांपल A, B, D आर राइट ऑप्शंस, तो अगर आपने A और B मार्क किया देन यू विल गेट बेसिकली +2 मार्क्स. ठीक है ना, बिकॉज रॉन्ग इज नॉट मार्क्ड. 0 इफ नॉट आंसर्ड, एंड -2 इन ऑल केस अदर केसेस. मतलब कि अगर आपने A, B, C भी मार्क कर दिया, A भी आपका सही है तब भी, बिकॉज C you have marked negative wrong, that's why you will be getting rewarded -2 marks. So that was the pattern basically. तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, and you should keep these things in your mind actually during your exam. You should read the things properly. And the next was basically 4 questions that was single correct based on passage or comprehension. So
passage based, 2 passages each containing 2 questions. So this was the pattern of the paper for 2016. नेक्स्ट इसमें आता है कि बेसिकली जो पेपर 2 था तो उसमें कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम 11th and 12th. So let me tell you that true also. So questions from 11th class and from 12th class. So number of questions तो यहाँ पे there were 7 questions from 11th class, 11 questions for 12th class. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि basically in this paper there was more weightage for 12th class, or it's like even less than 40%, and that's more than 60% weightage. And if we look at the marks wise, so there was like for paper it was only 13 marks. Okay, एक second. So marks wise if we look at it, then paper 2 24 marks and 38 marks. It's 24 marks and it's 38 marks. This was the weightage of basically 11th and 12th class. देखो ये वेटेज के बारे में अगर हम बताएं तो हमेशा लाइक ये फिक्स नहीं रहता है. इट्स year to year keep on changing, even paper to paper. Sometime it's like 11th and 12th class board comes roughly 50%. Otherwise most of the time more weightage is given to 12th class, just like this year. But यहाँ पे आप देख सकते हैं in this paper it's like कुछ ज़्यादा ही weightage दिया गया है 12th class को, but that's depending on the paper basically. Pattern we already understood and the marking scheme. हाँ, difficulty level. तो अभी आपको जैसे बताया कि डिफिकल्टी में क्या आता है, देयर आर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली. सो सम इजी क्वेश्चंस आर देयर, सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. तो जैसे इसके लिए मैं ये दिस एनालिसिस इज फॉर कंप्लीट पेपर बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2. तो यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस थे बेसिकली, तो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चंस वाज इजी, 7 वाज मॉडरेट एंड 18 क्वेश्चंस वाज डिफिकल्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे पेपर में लगभग आप देख सकते हैं 50% क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एक्चुअली. दैट्स वाई द पेपर पूरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल द फिजिक्स पैटर्न, फिजिक्स पेपर फॉर दिस ईयर वाज क्वाइट टफ एक्चुअली. सो इट वाज overall tough paper, ठीक है ना, because 18 questions belongs to difficult category actually. काफ़ी मेरे लाइक चीज़ें I will tell you the questions. और यहाँ पर भी लेकिन एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि even in this situation also there were 11 questions which are easy, जो कि लाइक आसानी से आंसर किए जा सकते थे. And students who are at the boundary, even if you are just answering these questions clearly, तो आप क्रैक कर सकते हैं IIT. Is it? For general candidate you will have to answer these questions also somewhat. तो ऐसे ही अगर इनमें मार्क्स वाइज की बात करें तो 37 मार्क्स, दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस and marks based on easy and tough and all that. तो यहाँ पे easy 37 marks, 24 marks and this is 63 marks. Weightage for easy, tough. So this is, and overall paper was basically tough. अब next चीज़ आती है कि यहाँ पर like ठीक है, another thing is difficult it was paper and more weightage was given to 12th class. Let me tell you the unit wise distribution and unit wise weightage की, मतलब अगर पूरा सिलेबस है तो उसमें से कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन, वो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाए. तो वो चीज़ें लाइक ये चीज़ें आपको लाइक हेल्पफुल होंगी जब आप लास्ट स्टेज में हैं, बिकॉज अब इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो विद द कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट सब्जेक्ट, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे. अब आप शुरुआत से ही सेलेक्ट करके बस ये टॉपिक देन इट विल नॉट वर्क आउट एक्चुअली. बट आप फाइनल स्टेज में हैं और आपके पास टाइम नहीं है और बस मतलब हालत ख़राब हो रही है, देन यू कैन बेसिकली फोकस ऑन सम पार्ट सो दैट यू आर एटलीस्ट डूइंग, क्योंकि गुड विद दैट पार्ट. क्योंकि देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि IIT के लिए आप ऐसे समझ लो, IIT के क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं ना, तो आपको मास्टर होना पड़ेगा बेसिकली टॉपिक का. अगर आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, आप IIT मेंस निकाल सकते हैं बट एडवांस क्रैक नहीं कर सकते.
ठीक है ना। तो एडवांस के लिए भले कम आए बट जो आता है वो सॉलिड आना चाहिए, देन यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर और टू क्रैक द आईआईटी। तो इसीलिए ये आईआईटी के लिए आपकी हेल्प करेगा कि हाँ आपको थोड़ा सा चूज़ करने में कि कौन से टॉपिक का वेटेज नॉर्मली ज़्यादा रहता है, देन यू कैन फोकस ऑन दैट टॉपिक और वो आप लाइक अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू द वे टॉपिक वाइज वेटेज फॉर 12th complete 11th and 12th class also. Okay, so if we look at the unit wise weightage, then this was the weightage actually. So first unit electrodynamics, there were total 8 questions, 28 marks, and it was around 22.6% weightage of complete physics basically. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, इसमें कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। तो यहाँ पे समझ लो कि पूरी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आपको 12th का पार्ट समझ में आता है बिकॉज इट्स मोर देन लाइक 50% ऑफ 12th पार्ट एक्चुअली रफली। तो 12th का पार्ट आपको पूरा समझ में आता है, देन दिस यूनिट ऑलवेज कीप लाइक मेंटेन सम गुड वेटेज एक्चुअली, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट बी क्लियर विद द थिंग्स। जैसे इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस साल कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 2 क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 3 क्वेश्चन। तो ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं, बट ओवरऑल दिस कंप्लीट यूनिट वाज हैविंग 8 क्वेश्चंस। तो लाइक जितना मेहनत करना पड़ता है उसके हिसाब से वेटेज सही है, बट ये है दैट द थिंग इज दैट यू मस्ट बी हैविंग गुड कमांड अबाउट दिस यूनिट टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा छोटा यूनिट रहता है बेसिकली, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 questions was asked, total 16 marks and around 13% weightage। तो ये चीज़ें हैं लाइक दिस इज़ फ्रॉम 11th पार्ट। द थिंग इज़ दैट अगर आपको लाइक चीज़ें कम आती हैं, अगर आपको लाइक ये चीज़ों का इसका ठीक नहीं है, देन यू कैन फोकस ऑन दिस पार्ट एक्चुअली, दिस पार्ट एंड दिस वन मोर थिंग एक्चुअली आई हैव मिस्ड हियर, दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स हियर एक्चुअली। Modern physics, there was 7 question and 23 marks, and this was 18 point 18.5% weightage। तो यहाँ पे जैसे मतलब लाइक जो कट ऑफ रहता है दैट्स अराउंड 35 to 40% इज बेसिकली कट ऑफ। तो जस्ट क्रैक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मार्क्स आपको अच्छा रैंक लाना है देन डेफिनेटली ऑब्वियसली यू मस्ट हैव गुड कमांड अबाउट कंप्लीट सब्जेक्ट। तो 35% नॉर्मली वेटेज रहता है, 35 to 40% वेटेज फॉर लाइक परसेंटेज इज द कट ऑफ फॉर इवन जनरल। तो आप देखो मतलब लाइक 18% यहाँ ये इसको पक्का कर लो और ये पक्का कर सकते हैं बेसिकली। मैकेनिक्स अगेन लाइक वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली, एंड अनदर थिंग इज यू कैन कीप कमांड अबाउट दिस। तो ये तीनों को मिला करके आप पक्का आईआईटी क्रैक कर सकते हैं बेसिकली, राइट। सो दैट इज अबाउट। तो ये चीज़ें लाइक ये भी बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, ये भी एक छोटी सी यूनिट है, मतलब लाइक इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा आता है, वेव ऑप्टिक्स छोटा ही पार्ट रहता है, लाइक दोनों मिला करके। एंड दिस मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं बेसिकली। अब कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, थोड़ी कैलकुलेशन होती है, अदरवाइज थिंग्स आर लाइक नॉट मच वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द वेटेज एक्चुअली। इसमें रहता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल एंड ऑल दैट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी। हियर एसएचएम एंड वेव, तो वेव में आपका साउंड वेव एंड स्ट्रिंग वेव। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या रहता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है बट क्वेश्चन कम है। बट if your target is to secure good rank, then obviously you must have good command about complete subject। लेकिन बाउंड्री पर हैं आप तो आप यहाँ और यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड मैकेनिक्स like again most part of the like half of the almost half of the part of 11th class। तो काफ़ी स्टूडेंट मतलब यहाँ पे चीज़ें घुमाने वाली होती हैं, ये हालत ख़राब करने वाली होती है। मैकेनिक्स में आपको स्कोर करने के लिए यू मस्ट हैव वेरी गुड कमांड अबाउट दिस पार्ट बेसिकली, और इसका वेटेज भी लगभग अच्छा खासा रहता है हमेशा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, बट ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साल भी 9 क्वेश्चन थे एंड देयर वाज 31% weightage, 31 marks and 25% is weightage of this। So this was overall basically weightage for unit wise। तो आप depending on where you are exactly, accordingly I think this will help you in selecting the things which you need to focus if you are in final stage and you are in initial stage, then also you must have some idea that which unit is more important and how much you need to pay attention on that unit, particular unit। Another thing about the cutoff, तो इसका जो कट ऑफ की बात करें अगर हम, कट ऑफ मार्क्स,
तो यहाँ पे देखो जनरल और ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था दैट वाज बेसिकली 35% एंड यू नीड टू स्कोर 130 मार्क्स। तो अगर आप 130 मार्क्स स्कोर करते थे देन यू विल बी इन पोजिशन टू बेसिकली क्रैक IIT। Similarly for OBC this cutoff was this was 31%, 31.5% and 117 marks you need to score, and SC and ST there was 17.5% is and 17.5% is cut off and 65 marks। मतलब आप देखो 65 marks आप स्कोर करते हैं देन यू विल बी इन पोजिशन टू क्रैक IIT, क्वालिफाई IIT एडवांस फॉर SC ST। 117 इन OBC एंड 130। तो यहाँ पर भी देखो पेपर टफ था फॉर फिजिक्स पार्ट एक्चुअली, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए भी अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको लगा कितना क्वेश्चन 40 मतलब 45 मार्क्स, और 45 में से अभी आपको बताए थे लाइक इवन इजी में कितना था। बेसिकली इजी वाज 11 क्वेश्चन एंड 20-30 मार्क्स समथिंग एंड इजी, और कुछ मॉडरेट का आप सेलेक्ट करके तब भी आप जनरल कैटेगरी में क्रैक कर सकते हैं बेसिकली। तो एग्जाम के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, देन ओनली थिंग्स वर्क एक्चुअली। यहाँ पे जो IIT का एग्जाम है वो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता है। यहाँ पे बिसाइड नॉलेज यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव लाइक प्रैक्टिस टू कीप योर माइंड कूल ड्यूरिंग द एग्जाम बिकॉज देयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। सो दिस वॉज जस्ट अबाउट द एनालिसिस। लेट मी टेल यू मोर अबाउट द पेपर की कौन सी चीज़ें थी, जो कुछ क्वेश्चंस कौन से थे लाइक जो डिफ़िकल्ट थे, जिनको आपको लाइक एग्ज़ाम के दौरान अगर आप बॉटम पे हैं या मतलब लाइक बाउंड्री लेवल पे हैं, रिस्की जोन में हैं, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। सेलेक्ट करके आपको कौन से क्वेश्चंस को आगे बढ़ना चाहिए था। सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट टू। Okay, so let me talk about the paper. So here we have question number 1. So it was the electrostatic energy of Z protons uniformly distributed throughout the spherical nucleus of radius r is। तो यहाँ पे एक नई सिचुएशन तुम्हें डिस्क्राइब कर दी गई है कि जो न्यूक्लियस है अगर उसका रेडियस r है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इसकी जो एनर्जी है वो एक नए फॉर्मूले से दैट इज 3/5 टाइम्स Z इंटू Z माइनस 1 टाइम्स E स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये एनर्जी डिफाइन कर दी गई। तो अब आपको हाइड्रोजन का मास दिया गया है, बेसिकली प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास दिया गया है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सब का मास एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है। अभी यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो ये है द रेडियस ऑफ आइदर ऑफ द न्यूक्लियाई इज। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी भी न्यूक्लियाई की रेडियस आपको निकालनी थी। तो वो कैसे? तो एक तो एनर्जी आप यहाँ से निकाल लो इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दूसरा आप लाइक मास डिफेक्ट, ठीक है ना, कि Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस मास एस्टिमेटेड मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ, ठीक है ना, और ऑब्जर्व मास, दिस मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है बाय दिस मास डिफेक्ट फार्मूला इनटू C स्क्वायर। दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो इनको इक्वेट करते तो आपके पास R की वैल्यू निकाल करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ गुड क्वेश्चन एंड इट विल बी लाइक मोर ऑफ मॉडरेट एक्चुअली, नॉट डेफिनेटली ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2 एंड P एंड Q ऑफ, तो यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक रॉड है बेसिकली विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रॉड्स, तो P Q R S, 2 रॉड है, इसके टेम्परेचर मेंटेन किया गया है इस एंड को 10 डिग्री टेम्परेचर पे, इसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाता है। इनका इस रॉड का तुम्हें अल्फा लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी दिया गया है। तो पहली बात, अब आपको ये पूछा गया कि इस यहाँ से कोई हीट रेडिएट नहीं हो रही है, तो इस लेंथ जो रॉड है PQ है उसमें टोटल एक्सपेंशन कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन हैव अटेम्प्टेड इट। इसके लिए थोड़ा सा लेंदी है, आपको करना होता बाई हीट ट्रांसफर रेट को दोनों को कंजर्व करते हुए, या आपको यहाँ पे टेम्परेचर निकालना था, जितनी रेट यहाँ का रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी वगैरह दे रखी है, तो इसका रेजिस्टेंस R, एक का इसका R, इसका 2R, वो निकाल करके डिपेंडिंग ऑन जो कंडक्टिविटी तुम्हें डाटा दे रखा है उसके हिसाब से। तो थर्मल करंट, सो 400 माइनस T डिवाइडेड बाई 2R मस्ट बी इक्वल टू T माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से तुम्हारे पास टेम्परेचर आ जाता है। यहाँ पे फिर x डिस्टेंस पे एक टेम्परेचर फंक्शन ऑफ x निकाल सकते थे। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लेते तो उसके अंदर अपन dl एक्सपेंशन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू टी इंटू dx, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करके तो टोटल तुम्हारे पास, तो इट विल बी लाइक मोर ऑफ एन ईजी प्रॉब्लम बिकॉज नथिंग इज मच कॉम्प्लेक्स अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन 3।
तो यहाँ पे accident in a nuclear laboratory resulted in deposition of certain amount of radioactive material on the of half-life 18 days inside the laboratory. Test revealed that radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of laboratory. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लाइक एक लेबोरेटरी का एक इंसिडेंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो लाइक जमा हो गया और उसका जो भी अगर परमिसिबल रेट है लेट से आर है तो 64 टाइम्स उसकी एक्टिविटी वहाँ पर है प्रेजेंट। हाफ लाइफ इसकी दे रखी है 18 डेज। तो आपको पूछा जाएगा कि कितने दिन बाद जो लेबोरेटरी है वो ह्यूमन लाइफ के लिए सेफली परमिसिबल होगी एंटर करने के लिए। तो मतलब क्या है, अभी कितनी है 64 टाइम्स, बाद में कितनी होनी चाहिए आर, तो मतलब कितने टाइम्स जो भी इनिशियल एक्टिविटी डिवाइड बाई 64 हो जानी चाहिए। तो ये रहता है बेसिकली इनिशियल एक्टिविटी इंटू 2 पावर n, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं तो n इज इक्वल टू कमिंग आउट में 6। तो ये कब होता है, इतना कब हो जाएगा, दैट इज आफ्टर 6 हाफ लाइफ। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 हाफ लाइफ, दैट विल बी योर नंबर ऑफ डेज। तो इट वॉज ऑल्सो एन ईजी प्रॉब्लम बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वॉज 4। ओके हियर, यहाँ पे आपको 2 वर्नियर स्केल्स दिए गए हैं। तो एक तो सीधा सीधा है, स्टैंडर्ड है, दूसरे में थोड़ा सा चीज़ों को घुमा करके दिया गया है। एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द रीडिंग। तो यहाँ पे 2 वर्नियर स्केल्स हैं, वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट इसका निकालना था, दूसरे वाले का भी लीस्ट काउंट निकालना था। यहाँ पे लीस्ट काउंट बेसिकली पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे लीस्ट काउंट थोड़ा सा नेगेटिव में आ रहा था। तो रीडिंग आपको उस हिसाब से मतलब एक जो रीडिंग आ रही है 2.80 प्लस 1 माइनस दैट रीडिंग, मतलब कि जो वर्नियर स्केल का मार्क मैच कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे घुमा करके चीज़ें थी। सो इट विल बी लाइक मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 5। यहाँ पे आपको दिया गया है गैस इज एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर ऑफ मूवेबल पिस्टन। और इस गैस को एक बार तो क्या किया जा रहा है, एक पार्टिकुलर प्रोसेस से इनिशियल से फाइनल स्टेज में ले जाया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ स्टेज में ले जा रहा है। दूसरी बार में एक ये स्टेप कांस्टेंट प्रेस है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दैट वे। तो इस प्रोसेस के लिए तुम्हें चीज़ें इनिशियल फाइनल प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ दे रखा है। अब यहाँ से ये वॉल्यूम भी आ जाता है तुम्हारे पास, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, सब जगह का टेम्परेचर आता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इस प्रोसेस से अगर जाते हैं तो कितना हीट सप्लाई हुआ, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये भी लाइक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता है, यहाँ का भी वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, तो आप इजीली इस पहली बात तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, तो डेल्टा यू, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन सिंपली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आप निकाल देंगे। वर्क डन यहाँ पे देखो, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, और इस प्रोसेस के लिए आप W निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, यहाँ से आपको डेल्टा Q निकाला जा सकता था, या फिर आप इस प्रोसेस के लिए Q1 निकाल दो, इसके लिए Q2 निकाल दो, दोनों को ऐड करते तो दैट विल बी आल्सो अनदर वे। सो इट वाज आल्सो लाइक जस्ट कैलकुलेशन, अदरवाइज इट्स एन easy problem actually. Next question was 6. 6 में थोड़ा सा चीज़ें को घुमा करके दे दिया गया। यहाँ पे अपने पास एक लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और लेंस की इधर एक ऑब्जेक्ट रख दी गई है, यहाँ पे इसको ओरिजिन मानते हुए, और मिरर को एक घुमा दिया गया है कुछ 30 डिग्री एंगल से। तो अब जो फाइनल इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, सो यू कैन कीप इट मॉडरेट टू टफ। बेसिकली करना ये था, बेसिकली यहाँ से पोजीशन निकाल दो, इमेज I1 आ जाती है, और इस मिरर को एक तरीका है कि इसको सीधा प्लेन रख दो, ठीक है ना। तो अब इसकी इमेज फाइनली यहाँ आती है। जब इसको क्या होता है कि मिरर को अगर आप थीटा एंगल से घुमाते हैं तो ये बेसिकली उतने ही एंगल से इधर से, मतलब 30 डिग्री से घुमाया गया तो 30 डिग्री से, तो फाइनली आप उतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज आ जाती है। फिर इसके हिसाब से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। तो दिस वाज आल्सो लाइक ए मॉडरेट क्वेश्चन, बेसिकली मॉडरेट टू टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 7 एंड so ये तो थे 6 क्वेश्चन अप टू हियर, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन और मोर देन वन ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चंस में क्या रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट और हो जाते हैं कि आसान क्वेश्चन है तब भी, मतलब आपने अगर एक ऑप्शन मिस कर दिया देन आल्सो यू विल बी गेटिंग बेसिकली नेगेटिव मार्क्स। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे टाइम की मतलब खींचातानी हो जाती है, प्रॉब्लम करने लग जाता है। आपको चीज़ें आती हैं बट प्रेशर रहता है टाइम का, ज़्यादा टाइम, तो वो सब चीज़ें भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाइल कंडक्टिंग दी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ने लाइक unknowingly he has placed the
screen here actually, instead of placing in front he has placed it here. तो ये चीज़ें भी अपन टॉपिक क्लास में डिस्कस करते हैं, कुछ खास नया नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी और बाकी जो पैटर्न होगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर्कुलर फ्रिंजेस वगैरह टाइप की बनती हैं। सो इट्स एन बेसिकली इजी क्वेश्चन और बहुत ईजिली इसको मार्क किया जा सकता था। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In an experiment to determine the acceleration due to gravity, this is based on error analysis. Error से बहुत हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एरर एक और चीज़ क्या है कि एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो यू शुड हैव डेफिनेटली मेड इट स्ट्रांग, मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टॉपिक की, तो ये तो पक्का पक्का आपका सिक्योर करता है मार्क्स। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मतलब रेयरली ही बनते हैं, अदरवाइज 1 क्वेश्चन इज डेफिनेटली कम, और जो अच्छा क्वेश्चन बनता है बेसिकली इससे। तो ये क्वेश्चन भी मतलब था, दैट वाज मोर देन 1 ऑप्शन कमिंग फ्रॉम एरर। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है और एक ये एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड 7 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5g। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से टाइम पीरियड मेजर किया गया, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो मीन टाइम वैल्यू निकाल दो, मीन एरर निकाल दो, डेल्टा t मीन डिवाइड बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी द परसेंटेज एरर इन टाइम, और r1 कैपिटल R स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है। इसी को रीअरेंज कर देते हैं तो g बराबर आ जाता है अपने पास 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5 इंटू दिस इज टी स्क्वायर। अब इसको लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो अपना ये पास इजीली मतलब एरर का रिलेशन आया था, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये यहाँ पे प्लस करने का लिए मैक्सिमम एरर वाला कंडीशन लगा करके, तो आपके पास ये सब कैलकुलेशन करने के लिए दे रखा था, सॉल्व करके अपने पास आंसर आया था। सो इट्स लाइक एन मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 9। यहाँ पे वायर लूप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली EMI। एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है और एक लूप है जिसका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड दैट्स मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी v0, उसको थ्रो कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभी क्या होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, यहाँ पे अगर एक लूप एंटर करता है तो अभी क्या होगा, इसमें कुछ करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, अपन देख सकते हैं EMF इंड्यूस होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। करंट की वजह से इस पर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी v0 थी तो इस पर फोर्स भी लगता है, फिजिकल टू IL इंटू बी, दिस फोर्स। तो वही आपको टी टाइम पे v, तो मतलब इनका एक्सप्रेशन फोर्स का, करंट का, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इट्स इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बेसिकली, जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दैट वाज अप टू, और आपके ऑप्शंस चेक करने थे अप टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट मी इरेज द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Okay, so next question number is 10. It's based on basically photoelectric effect. Question number 10. तो यहाँ पे आपको एक सेटअप दे रखा है एंड लाइट इज ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ इज इंसिडेंट, और उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी गई हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ऑल दैट रिलेशन इज गिवन। तो यहाँ पे ये रिलेशन लिख सकते हैं, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ये हो जाती है प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी ये हो जाएगी माइनस सम एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो गई, एंड दैट विल बी अल्टीमेटली अवेलेबल फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी रिटन एज p²/2m। तो यहीं पे चीज़ें मतलब बोल रही थी कि फाई बहुत छोटा हो जाता है और ये वैल्यू भी काफ़ी छोटी हो जाएगी, तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाने से पोटेंशियल एंड मोमेंटम एंड वो सब चीज़ें कैसे, तो बेसिक चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स वाज बेसिकली एन ईजी प्रॉब्लम, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट 11 थोड़ा बेसिकली घुमाने वाला क्वेश्चन था और मैं कहूँगा RBD पे बेस्ड टॉपिक क्वेश्चन है। RBD अगर आपका स्ट्रांग नहीं था तो दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट विदाउट टचिंग इट एक्चुअली। तो क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे एक 2 रिंग्स हैं इस तरह से कनेक्टेड हैं बेसिकली, इसका मास m है, मास 4m है, सेंट्रल डिस्टेंस L रखी है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज लेंथ L एंड दिस इज आल्सो L। तो अब आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं और इसकी एंगुलर स्पीड दी गई है ओमेगा, length, mass and all that is also provided to. Magnitude of angular momentum of assembly about its center of mass is
तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली यहाँ पे पोजीशन अपन निकाल सकते हैं ये, और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो इसके अबाउट तो अपन इजीली निकाल सकते थे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली m इंटू इसकी रेडियस दे रखी है तुम्हें a, इसकी रेडियस दे रखी है 2a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ma² / 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दैट विल बी लाइक एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस। नेक्स्ट है कि इस पॉइंट का जो अगर p पॉइंट लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी होता है v = a इंटू ओमेगा, एंड दैट विल बी लाइक देयर विल बी अनदर ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस आल्सो, तो वो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू ए इक्वल टू कैपिटल ओमेगा इंटू एल बराबर करके कैपिटल ओमेगा आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई एम लाइक एम वी इंटू आर से, तो इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम, देन इसका एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट अबाउट दिस, तो वो जगह के अबाउट भी, बट इट वाज लाइक नॉट ईजी क्वेश्चन डेफिनेटली, लाइक चीज़ें आपको थोड़ी सी घुमाने वाली थी, सो इट वाज ए टफ प्रॉब्लम बेसिकली। हाँ, आपकी अगर अच्छी पकड़ थी इस टॉपिक पे देन यू कुड हैव इवन सॉल्व्ड इट इन एग्जाम आल्सो। सो नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर, इट्स बेसिकली इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 गैल्वेनोमीटर तुम्हें दिए गए हैं, 2 गैल्वेनोमीटर, 2 रेजिस्टेंस हैं R, और उनके कॉम्बिनेशन के लिए वोल्टमीटर और एमीटर कन्वर्जन, तो वो आपको बेसिक सा प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन सीरीज़ में मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं टू रीड हायर वोल्टेज, तो उसके लिए सीधा लाइक जो भी रेजिस्टेंस हैं सबको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, सीरीज में लीस्ट रेजिस्टेंस, तो मतलब कि सिस्टम का रेजिस्टेंस है कम से कम होना चाहिए ज़्यादा करंट रीड करने के लिए। तो दैट इज़ द क्वेश्चन बेसिकली, जो आपका मोर देन वन ऑप्शन था, तो ए और सी ऑप्शन ईजिली मैच किया जा सकते हैं। सो दैट्स ईजी क्वेश्चन बेसिकली। देख सकते हैं कि डिफिकल्ट पेपर था, उसमें भी ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 13, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेसिकली, मॉडरेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सर्किट शोन इन द फिगर की इज प्लेस्ड एट t = 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो एक आपको 2 कैपेसिटर दिए गए हैं और वोल्ट मीटर दिया गया है माइनस प्लस, दिस इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लाइक थोड़ा सा चीज़ें हैं जो कि आपको सॉल्व करनी, इन पे वोल्टेज है कनेक्ट कर दिया गया है, दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस। इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर कैसे काम करता है डीसी के लिए, फाइनल स्टेज में स्टडी स्टेट में कैसे काम करता है, तो वो सब चीज़ें थी, और इन पर कुछ करंट चार्ज एंड देन डिफरेंशिएट करके टाइम का साथ में करंट आपके आ जाते हैं, तो बाकी सब चीज़ें इनकी वोल्ट मीटर की रीडिंग वगैरह निकाली जा सकती थी। सो दैट वाज ए मॉडरेट क्वेश्चन बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 14। So block of mass m connected to, it's also a good question basically, SHM पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग एंड स्टिफनेस के, तो एक इस तरह से स्प्रिंग एंड दिस इज कैपिटल M और इक्विलिब्रियम पोजीशन x0 है। अभी इसको क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कराया जा रहा है, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, अनदर सिचुएशन। तो अभी इस पर छोटा सा m मास का ब्लॉक अटैच किया जा रहा है 2 पोजीशन में, एक बार इस पोजीशन में, एक बार इस पोजीशन में। फिर आपको ऑप्शंस पूछे गए हैं कि टाइम पीरियड दोनों केसेस में क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी बदल जाएगी, किस में एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थी चीज़ें, बेसिक क्वेश्चन था बेसिकली, यू कुड हैव सॉल्व्ड इट। सो इट्स लाइक मोर ऑफ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाज 15। अब ये नेक्स्ट दिस वाज ऑल बेसिक अबाउट 8 क्वेश्चंस, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप। अब बाकी थे 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ 1 दैट वाज फ्रॉम अगेन RBD, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक एक्चुअली फ्रॉम 11th पार्ट, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो भी अच्छा खासा लेवल का था। हाँ, इसका जो पार्ट 1 का था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15, जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन 16 दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बेसिकली। तो क्वेश्चन 1 को तो सॉल्व किया जा सकता था हालांकि। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू m टू v dv बाई dr, इसको इंटीग्रेट करके ये सब चीज़ें r के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक ग्रूव है, उसमें मास मूव कर रहा है, जो सिचुएशन तुम्हें दे रखी है, इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा रहा है, r/2 पोजीशन से इनिशियली रिलीज किया जा रहा है। फिर उसमें आपको पूछा गया डिस्टेंस r ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t, तो इसी को रिलेशन को आप फर्दर इंटीग्रेट करके r कुड हैव बीन गिवन लाइक, सो इट्स ए मॉडरेट पार्ट बेसिकली। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, दैट्स आल्सो बेस्ड ऑन सेम थिंग,
ये यहाँ पे एक ग्रूव, यहाँ पे मास है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया गया है। सो दिस इज द सिस्टम। तो अभी इसके लिए नेक्स्ट था बेसिकली यहाँ पे द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको यूज़ करना होता है, एफ रोटेशनल इज इक्वल टू एफ इनर्शियल प्लस 2 टाइम्स दिस इज ए कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट यहाँ आ जाता है, जो कि नॉर्मली एक समझना डिफिकल्ट होता है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता। सो दैट वाज इट वाज लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन। अनलेस आपको कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट अगर नहीं आता तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं होते एग्जाम के दौरान। कोरियोलिस फोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट देयर आर वीडियोस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड लाइक पढ़ाया जाता है। सो यू शुड लर्न इट एक्चुअली, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट बेसिकली फॉर यू दैट नॉर्मली वी people don't focus. So this is 2 times m times vr cross omega plus this is m into omega cross r times omega. तो ये आप सॉल्व करके यहाँ से आपके पास इनर्शियल फोर्स आ जाता है, दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है, और नेट रिएक्शन फोर्स पूछा गया था। सो दिस प्लस एम जी दैट विल बी योर नेट रिएक्शन फोर्स। सो इट वाज ए टफ क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 and 18 दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन अनदर पैराग्राफ। ये थोड़ा सा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जैसा है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट दिस वाज इजी एक्चुअली। तो यहाँ पर एक आपके पास सिस्टम दे रखा है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उनको एक इंसुलेटिंग शीट से, कर्व शीट से कनेक्ट कर दिया गया, और इन दोनों प्लेट्स को एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया था इस तरह से। और यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, कंडक्टिंग बॉल्स हैं, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे ये चार्ज हो जाएंगे, पोटेंशियल बराबर हो जाता है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है V, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो अब क्या होगा, ये बॉल्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है एंड दे विल बी लाइक मूविंग हियर, करंट हमारा लाइक यहाँ पे क्या होगा, टच करती हैं, कोलाइड करती हैं, दे आर स्टिकिंग देयर। उसके बाद क्या होगा, दे विल बी लूजिंग द चार्ज एंड फाइनली दे विल बी एक्वायरिंग माइनस क्यू नॉट चार्ज, जो भी है यहाँ पे माइनस ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से इन पे इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, दे विल कम बैक। तो इस तरह से बॉल्स ऊपर नीचे दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर आल्सो कंस्टिट्यूटिंग सम करंट। सो फर्स्ट पार्ट वाज तो यही है कि ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज correct about the motion of the balls, ball will stick to the top of the plate and remain there. So that was like easy question, very easy question, I will say very easy question, question number 17. But 18 question it was little bit just a moderate question। तो वहाँ पे आपको पूछा गया एक करंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, that was basically coming out to be। तो यहाँ पे वो आप easily solve कर सकते थे, like it's a moderate question। So this was all about the paper actually। तो I hope it should have given a fair idea about the paper, how what type of questions, sometimes some questions are very difficult which are supposed to be left without disturbing your mind। क्योंकि IIT का पेपर है तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन आपको यही मान के चलना है कि वो हमारे लिए छोड़ने के लिए हैं, उनसे ना टेंशन लेने का है, ना माइंड को फालतू का स्ट्रेस देना है। यू शुड प्लेनली लीव दैम एक्चुअली। So these things you should learn from these actually videos, and I hope this will be a helpful video for all of you, and thank you so much. That's all.